हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं, 1-2 दिन में स्टार्ट किए हैं, तो आपको आज से लेकर परीक्षा के दिन तक का समय जो है वो सीटेट की तैयारी के लिए काफ़ी नहीं है। तो ऐसे में मैं आप लोग को कुछ ट्रिकें बताने वाला हूं, जो कि कम समय में आप चाहे तो इस ट्रिक के माध्यम से कम परीक्षा के पासिंग स्कोर को क्रॉस कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है और मैंने भी इस ट्रिक का इस्तेमाल अपने एक परीक्षा में किया है और हमें सफलता मिली है। और जितने भी अभ्यर्थियों को मैंने यह सजेशन दिया है उनको कहीं ना कहीं 10-20 नंबर का हेल्प हो जाता है, जिसके वजह से वो सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। उम्मीद है कि इन 4-5 ट्रिकों के बदौलत आप अगर तैयारी ढंग पूर्वक कर रहे हैं, तो ये ट्रिक इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक अच्छे स्कोर पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपकी तैयारी कम है तो आप कम से कम इतना तो होगा कि 60% नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं लाइन बाय लाइन आपको बताते जाऊंगा कि कौन सा इम्प्लीमेंट सबसे पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने 6 टॉपिक लिखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके आप सीटेट तुक्का मार के, ट्रिक लगा के, कुछ लॉजिक लगा के क्रॉस कर सकते हैं और सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। सीटेट पास करना एक बड़ी बात नहीं है और सीटेट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात भी है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर आज की इस वीडियो को देखेंगे और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने सीटेट साथी जो हैं, आपके साथ परीक्षा देने वाले, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सके तो हमारे लिए आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी इसका लिंक ज़रूर डालिएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। देखिए, जब आप पहली बार परीक्षा देने जाते हैं, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन मतलब कि कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो वहाँ पे आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है, आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना है। कैसे? एक शिक्षक के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए कि कोई सवाल है, तो वहाँ आपको यही देखना है कि हम विद्यालय में होते, जैसे एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में आपका क्या दायित्व बनता है, इस प्रकार का कुछ सवाल है, तो आप अपने आप को वहाँ रखिए, ना कि किसी दूसरे शिक्षक को। आप खुद को रखिए कि हम अगर विद्यालय में शिक्षक होते, तो अगर हमको विद्यालय को क्रियाशील रखना होता या बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट याद दिलाना होता, तो हम किस प्रकार से कक्षा का संचालन करते। तो इस चीज़ को सोच के आप उस प्रश्न का उचित उत्तर तक पहुंच सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, पहली बात आप समझ गए कि आपको जो सोचना है एज अ टीचर सोचना है। अगर आप विद्यालय में जाते हैं तो आपका बिहेव जो होगा, आपका बर्ताव जो होगा बच्चों के प्रति कैसा होगा, उस चीज़ को देख के उसको ध्यान में रख के सोचना है। और दूसरी ट्रिक आती है कि छात्रों को केंद्र बिंदु मानना होगा। जी हाँ, आप सही जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आप शिक्षक हो गए, शिक्षक और छात्र और ये पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द क्या करना होगा कि शिक्षक छात्र को लेके पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अपने प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो आपका केंद्र बिंदु जो होना चाहिए, सबसे पहले बालक होना चाहिए। बालक को शिक्षा कैसे देना है, बालक सीखते कैसे हैं, तो वहाँ पे जो है आपका जो मेंटालिटी होना चाहिए एक बच्चे के प्रकार का होना चाहिए कि बालक कैसे सोच सकता है, कैसे इस काम को कर सकता है। ये चीज़ लगा के आप उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगर प्रश्न हो कि मान लीजिए बालक कैसे सीखता है, बालक को सिखाने के लिए क्या करना है, गणना की प्रक्रिया के लिए उसको क्या कराना है, तो वहाँ पे आप बालक, जैसे बच्चे का मेंटालिटी क्या होगा, उस हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तब जाके आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। और तीसरी चीज़ है, कुछ भी नहीं लॉजिक लगे तो क्या करना है। जी हाँ,
अगर आप लॉजिक लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है, देख रहे हैं कि किसी प्रकार से ये 2 ट्रिक के माध्यम से, जैसे बच्चे के हिसाब से भी आपने सोच के देख लिया और आप यह सोच रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से आए, तो आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें आपको एक चीज़ देखना होगा कि सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो भी सकारात्मक चीज़ें नज़र आए उसको छांट लीजिएगा और आंसर जो भी सकारात्मक में सबसे बढ़िया होगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए सीटेट का ऑप्शन कैसा होता है, 2 ऑप्शन निगेटिव होता है और 2 ऑप्शन पॉजिटिव होता है। तो पहले निगेटिव वाले को आप निकाल दीजिएगा और पॉजिटिव वाले में सबसे कारगर क्या है यही लॉजिक लगाइएगा कि दोनों में उचित आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं और आप सही आंसर दे सकते हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा बनेंगे। सकारात्मक ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए कि दंडात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव आप जानते ही हैं। तो नेगेटिव में हो गया कि बच्चों पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करके, दंड देकर, डरा कर, डांट कर, ऐसा कुछ नहीं करना है। बच्चे को पुरस्कार देकर, सराह कर, कुछ चीज़ें हैं प्रशंसा करके, वो क्या है, सकारात्मक चीज़ें हैं। तो सकारात्मक ऑप्शन आपको नज़र आए तो उसको आँख मूंद के आप टिक कीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ जो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया वो अभी हमको बताना था, कभी भी निगेटिव को छांटिएगा। अगर आप प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप निगेटिव को निकाल लीजिएगा। 4 ऑप्शन होंगे तो 3 निगेटिव आप कोशिश करिएगा निकाल देने के लिए। जब 3 निगेटिव निकाल देंगे तो स्वाभाविक है कि चौथा ऑप्शन जो होगा पॉजिटिव होगा। सीटेट के प्रश्न पत्र को हल करने का ये सबसे आसान तरीका है और यह तरीका सबसे ज़्यादा आपको सही प्रश्न के हल को बताएगा। और प्रश्न ज़्यादा फंस रहा है तो क्या करें? देखिए क्या होता है कभी कभी केसेस में कि आप 1 से 10 तक करते गए, 11वां प्रश्न पे आप जाकर अटक गए। तो आपको वहाँ 2 चीज़ें करनी होगी। पहले क्या करना होगा कि या तो उस प्रश्न को कुछ ऐसा टिक लगा लीजिए कि दोबारा आके उसको रिटर्न आके आप सॉल्व कर सके, और या फिर आपने जो 10 किया है, 10 प्रश्न जो किया है उसमें सबसे कम ऑप्शन जो होगा, जो सबसे कम सही वाला ऑप्शन होगा, आप देख लीजिएगा जो सबसे कम सही वाला ऑप्शन होगा और जो सबसे ज़्यादा सही वाला ऑप्शन होगा, दोनों को मिला लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कि ए वाला ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है और डी वाला सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है, सी वाला कम सही हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो सही हो रहा है ए वाला हो रहा है और सबसे ज़्यादा गलती डी वाले में हो रहा है। तो आप ए और डी को निकाल के, ए और डी को, हो सकता है कि ए और सी भी हो, बी और सी भी हो, तो निकाल के दोनों में देखिएगा उस ऑप्शन को जिस प्रश्न पे आप फंस रहे हैं, तो उसके दोनों ऑप्शन को निकाल के जो सबसे ज़्यादा फंस रहा है और जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहा है, दोनों ऑप्शन को देख के, और आप जब दोनों को मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे आपके सही ऑप्शन पे टिक लगने के। और या तो समय भी ज़्यादा नहीं देना होगा। जैसे मान लीजिए कि खूब फंस रहा है, खूब फंसा रहा है, तो वहाँ पे आपको समय नहीं देना है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद फिर जब आपके पास टाइम बचे तो आप रिटर्न आने के बाद आप सीधा देख लीजिएगा कि उस सेट में, एक सेट में 30 प्रश्न होते हैं, तो उस सेट में सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, औसतन किसका ज़्यादा है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है, उसी ऑप्शन को आंख मार के टिक मार दीजिएगा। ज़्यादातर केसेस में 60 से 70% केसेस में वो ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि तुक्का भी लगाना है तो ऐसे लगाना है कुछ सेंसिबल तरीके से। और हाँ, मैंने जितने भी चीज़ों को बताया है ये तुक्का लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 5-6 ट्रिक बताया, इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर आपको काम भी करना पड़ेगा। तो इसमें भी 30 सेकेंड 20 सेकेंड का आपको टाइम लगता है। इसलिए सब समय यह ध्यान रखना है कि हमको किसी भी प्रश्न पे 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर आप 1 से लेकर 150 तक प्रश्न के हल करना चाहते हैं तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी प्रश्न पे नहीं देना है। ये पूरे प्रक्रिया परीक्षा के दौरान आपके दिमाग में रहनी चाहिए,
तब जाके आप परीक्षा तुक्का लगा के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।